Question 44. Bacterial cell have ability to maintain its shape through. एक बैक्टीरियल सेल जो है वो किस तरीके से अपनी शेप को मेंटेन करता है. ठीक है, अब यहाँ पर सही जवाब आपके पास सेल वॉल है. कैप्सूल क्यों नहीं, स्लाइम क्यों नहीं मैम? क्योंकि देखें, कैप्सूल और स्लाइम जो है वो सब बैक्टीरिया में नहीं प्रेजेंट होता. आपके पास सेल वॉल जो है वो उसका मेन आपके पास शेप से रिलेशन होता है, जबकि कैप्सूल और स्लाइम ये तो पैथोजेनिसिटी बढ़ाते हैं बैक्टीरिया की, और दूसरी बात ये बैक्टीरिया को ज़्यादा रेजिस्टेंट बना रहे होता है. ठीक है, और अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर स्लाइम प्रेजेंट नहीं है या कैप्सूल नहीं है तो सेल वॉल तो होगी. ठीक है, सेल वॉल हर बैक्टीरिया में प्रेजेंट होगी. Question 45. Which of the following is an example of spiral shaped bacteria? Spiral shaped bacteria की कौन सी एग्जाम्पल है? ठीक है, हमारे पास ये कॉक्साई शेप है यानी कि राउंड शेप. ये बैसिलस शेप है जिसको आप रॉड शेप कहते हो. जैसे ई कोलाई हमारे पास ये बैसिलस शेप का है. डिप्लोकोकस यहाँ पे नाम में कोकस है, तो निमोनिया का जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास राउंड शेप का होता है. ठीक है, और हमें स्पाइरल शेप बताना है, तो यहाँ पे सही जवाब है आपके पास हाइफो माइक्रोबियम. ऑप्शन बी सही जवाब है. ठीक है. क्वेश्चन 46. विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसइंफेक्टेंट्स टू कंट्रोल बैक्टीरियल ग्रोथ एक्सेप्ट. ये वाला क्वेश्चन जो है आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि इसका सही जवाब क्या है, क्योंकि अगर आप कीज़ को देखें तो मैंने देखा कि ऑप्शन ए यहाँ पर सही है, पर आई डोंट थिंक ऑप्शन ए सही होगा यहाँ पे, क्योंकि आप खुद भी गूगल कर सकते हो, मैंने भी देखा. तो इस क्वेश्चन में मुझे पहले भी थोड़ा सा डाउट था, क्योंकि देखो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि डिसइंफेक्टेंट है और बैक्टीरियल सेल को ग्रो करने देगा. आपको एक्सेप्शन बतानी, यानी कि 3 होंगे, एक नहीं है. तो ये वाला ऑप्शन सही था, यानी कि ये डिसइंफेक्टेंट नहीं है, दैट कंट्रोल्स द बैक्टीरियल ग्रोथ. ऑल्दो अगर आप देखो टिंचर ऑफ आयोडीन एक डिसइंफेक्टेंट है. ठीक है, और ये बैक्टीरियल ग्रोथ को भी कंट्रोल करने में काम आता है. तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं बताऊँगी फ्रॉम माई साइड. यू कैन सर्च द क्वेश्चन ऑन योर ओन, या फिर जैसे मुझे पता लगता है I'll put it down in the comments. ठीक है, I'll pin it. But अभी के लिए I'll pass this question. सही है. 47th है द फंक्शन ऑफ हेलुरोनिडेज एंजाइम. ये वो एंजाइम है जो कि हेलुरोनिक एसिड को ब्रेक डाउन करने के लिए काम आता है. ये वाला एंजाइम किस चीज़ में काम आएगा? पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम, एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनटू वजाइना, एंट्रेंस ऑफ स्पर्म इनटू फैलोपियन ट्यूब, या फिर इनएक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर द फेलियर ऑफ फर्टिलाइज ओवम. तो यहाँ पे ये वाला जो एंजाइम है, ये जब स्पर्म एंटर करता है ओवम में, तब ओवम की सेल मेम्ब्रेन को डिज़ोल्व करने के लिए दिस एंजाइम इज़ यूज. तो ऑप्शन ए जो है वो पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म इनटू ओवम में हेल्प करता है. 48. इन ह्यूमन फीमेल्स व्हाट इज़ द स्मॉल pear shaped muscular है, pear shaped है, distensible sac like organ है, where gestation takes place. gestation का यहाँ पे मतलब है formation growth of the baby. तो ये यूट्रस के बारे में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं. ठीक है. Question 49. The labor pains to expel fetus are due to action of oxytocin on. oxytocin हमारे पास हार्मोन है जो कि काम करता है एंडोमेट्रियम पे, और ये लेबर पेन्स को स्टिमुलेट करवाता है. ठीक है. हमारे पास एंडोमेट्रियम क्या है? आप देखो, यूट्रस की 3 वॉल्स होती हैं. अंदर वाली एंडोमेट्रियम होती है, बीच वाली मायोमेट्रियम जो कि मसल से बनी हुई होती है, और जो ऑक्सीटोसिन है वो यहाँ पे मसल पे काम करता है, और मसल की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती है. और सबसे बाहर वाली लेयर यूट्रस के ऊपर पेरीमेट्रियम कहलाती है. और मैंने यहाँ पे गलती से जवाब एंडोमेट्रियम किया है, आई एम सॉरी. मायोमेट्रियम सही जवाब होगा. ठीक है, मायोमेट्रियम पे कॉन्ट्रैक्शन होगी. एंडोमेट्रियम वाली जो लेयर होती है, ये वो लेयर है जो कि ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन शेड होती है. यहाँ पे आपके पास ब्लड वेजल्स होती हैं, नर्व वेजल्स होती हैं. ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का वो काम होता है, ब्लड सप्लाई वगैरह.
मायोमीट्रियम में मसल होता है और यही कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पे ऑक्सीटोसिन की काम करता है। क्वेश्चन 50 है हमारे पास, वायरस इज़ विच टाइप ऑफ एजेंट। वायरस एक है हमारे पास कैसा एजेंट, इन्फेक्शियस एजेंट, क्योंकि ये इन्फेक्शन और एक पैरासिटिक एजेंट है। ये सेलुलर एजेंट तो है ही, ठीक है, नॉन इन्फेक्शियस नहीं है भाई किसी भी एंगल से, नॉन प्रोटीनेशियस भी नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन पार्ट भी होता है। कैप्सिड जो है ना इसका, जो कैप्सोमेयर से बना हुआ होता है, जो यूनिट होता है ना, इसको कैप्सोमेयर कहते हैं। कैप्सोमेयर जो कि वो प्रोटीन पार्ट होता है और अंदर इसकी जीनोम होता है, या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। 51 द मॉलिक्यूल्स यूज्ड टू कंट्रोल वायरस ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ एनिमल सेल्स आर। हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वायरस जब इन्फेक्ट करता है एक एनिमल सेल को, उस दौरान कंट्रोल करते हैं उस वायरस की ग्रोथ को। तो एक सेल को जब वायरस उसके ऊपर एक सेल को कैप्चर कर लेता है, उसकी रिप्रोडक्टिव मशीनरी वगैरह को, तो यहाँ पे ये वाला जो इन्फेक्टेड सेल है ये कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है जिनको इंटरफेरॉन्स कहते हैं, और ये केमिकल्स जाके बेसिकली नेबरिंग सेल्स को सिग्नल देते हैं कि भाई इस तरीके से वायरस एंटर हो गया है और इसके ख़िलाफ़ अब जाके WBC को बताओ कि एंटीबॉडीज़ वगैरह बनाना शुरू करें, तो वो प्रोसेस शुरू कराता है। तो इंटरफेरॉन्स जो है वो वायरस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है एनिमल सेल में। प्रो वायरस ऑफ HIV इज स्ट्रक्चरली एंड केमिकली मेड अप ऑफ। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू वुड डू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये आएगा यहाँ पे, ठीक है। RT सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ये सही जवाब लग रहा होगा, लेकिन अच्छा RT क्या है, रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस क्या होता है, जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। खैर ये आंसर सही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि उसने HIV नहीं पूछा, उसने प्रो वायरस का लफ्ज़ यहाँ पे दे दिया। तो HIV का जो प्रो वायरस होगा, समझ लो बेबी HIV, तो उसका जो जीनोम है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA होगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। एंड इसी के साथ हम एक चीज़ मुझे कंफर्म करनी है, जस्ट अ सेकेंड। एग्जैक्टली, ठीक है। आई एम सॉरी, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं डबल स्ट्रैंडेड होगा, ठीक है। इसको करेक्ट कर लेना है, डबल स्ट्रैंडेड, बिल्कुल। ये यहाँ पे सही जवाब हमारे पास है, डबल स्ट्रैंडेड DNA है, ठीक है। प्रो वायरस जो है वो डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है। चलें, 53 क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज्ड इन बेकिंग। बेकिंग के अंदर जैसे ईस्ट है, ठीक है, जो पिज़्ज़ा डो को वगैरह के लिए इस्तेमाल होता है, इसको ऐसा डो को रेस वगैरह करने के लिए, तो वहाँ पे कौन सी रेस्पिरेशन हो रही होती है, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक के अंदर भी कौन सी वाली, लैक्टिक एसिड या इथेनॉल, अल्कोहलिक, तो कौन सी होती है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। विच इज़ द मेजर इवेंट इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो कि थर्ड स्टेप होता है किसका, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है NADPH और FADH को पकड़ के ATP बनाना। तो मेन काम यहाँ पे क्या हो रहा है, ATP सिंथेसिस, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल होना, तो वो क्रेब्स साइकिल में होता है, ETC में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज़ होती। सब्स्टिट्यूशन, आइसोमराइजेशन, ऐसा कुछ भी नहीं होता इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। ओके, 55 क्वेश्चन हमारे पास आउट ऑफ 36 ATPs, यानी कि आपके पास सेल्यूलर रेस्पिरेशन में एक ग्लूकोज से 36 ATP बनता है, उसमें से कितना ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनता है। तो ये आपने याद रखना है कि 32 ATP आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन में बनेगा और बाकी का 4 ATP जो है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन से बनेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 ATP आपका ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल में बनेगा, ठीक है, और 32 ATP आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनेगा। द मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम ATP टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज के साथ जब आप फॉस्फेट अटैच करोगे और वो फॉस्फेट ATP से आ रहा है, तो यहाँ पे जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो काइनेज है, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेज यानी कि जो कार्बन का रिमूवल करवाएगा। डीहाइड्रोजनेज, हाइड्रोजन का। आइसोमेरेज जो कि जैसे अगर ग्लूकोज फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोलिसिस में ही,
तो वो फिर वहाँ पे आइसोमेरेज इस्तेमाल होगा। खैर ये जो इन्होंने दिया ना, ये ग्लाइकोलिसिस का एक स्टेप है जहाँ पे फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है 1,6 फॉस्फेट के अंदर। ग्लूकोज इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट, तो वहाँ पे काइनेज का इस्तेमाल हो रहा है। सही है। 57 क्वेश्चन है हमारे पास। डैश फॉर्म्स ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द बॉडी बाय वेट, सो दैट्स वाटर, जो कि आपका 3/4 तीसरा हिस्सा बना रहा होता है आपके बॉडी का बाय वेट। एनर्जी इज़ डैश बाय ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अगर आप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी क्या होती है? ऐसे प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शंस बोला जाता है, या फिर आप इसे कैटाबॉलिज्म भी कह सकते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिलीज़ होती है।